हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीक कमिट किया था कि जैसे हम इनकम टैक्स पे काम कर रहे हैं उसी तरह से जीएसटी में भी हम लाइव सेशन लेके आएंगे और आपके लाइव क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जीएसटी एक्सपर्ट और कह सकते हैं कि जीएसटी के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो इंडिया में है, राजेंद्र अरोड़ा जी, वो हमारे साथ हैं। और जैसा कि आपको पहले भी हमने कहा था, उसको लेके काफी क्वेश्चन हमारे पास सर आ भी चुके हैं। तो पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं उसके पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो शो है, ये शो में आप अगर जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी चल रहा है तो जीएसटी मंत्रा आपके साथ है, जहां पे आप आकर अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी आप कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप प्रोफेशनल इन इंडिया। राजेंद्र सर, मैं अपना स्टार्ट करूं, क्वेश्चन लूं, अगर आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दे ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें आपके बारे में थोड़ा सा पता रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सो फार एज मी इज कंसर्न, आई हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ओनली कि मैं जीएसटी का स्टूडेंट हूँ और अपना अभी तक इसमें समझ रहा हूँ, चीज़ों को काम कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, बस धन्यवाद हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टैक्स फॉर वेल्थ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनफैक्ट हमारा टैक्स फॉर वेल्थ बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी, कम से कम लोगों के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपना समय निकाल के और क्वेश्चन देने का आंसर देने की जो कोशिश कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन तो फ्लोटेड है। जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल आपको देने को तैयार है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में सही इंफॉर्मेशन कहाँ है वो तो मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे जमात में आप एक छोटा सा तिनका ढूंढ रहे हैं जो कि आपको मिलने से रहा। तो हो सकता है कि वो तिनका हम ढूंढ बनने की कोशिश कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है और बहुत ही सिंपल शब्दों में हम बात करने वाले हैं। तो सर, हम आगे बढ़े उसके पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन वन बाई वन ले रहा हूँ। अपने व्यूअर्स को ये भी बताऊं कि अगर आपकी कोई जीएसटी से रिलेटेड ऐसी क्वेरी है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राजेंद्र अरोड़ा जी हैं जो कि आपकी किसी भी तरह के जीएसटी प्रॉब्लम को आंसर कर सकते हैं। खैर सर, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर कि ड्यूरिंग दिस कोविड-19 would the ITC of the health insurance be available? सर, ये बहुत आपका पर्टिनेंट सवाल है यहाँ पर इस समय हमारे सामने कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट मिलेगा या नहीं। मैं जिसने भी ये सवाल पूछा उसका धन्यवाद देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक क्रेडिट्स हैं जो ब्लॉक्ड हैं, उनमें से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन उसी प्रोविजन के नीचे एक प्रोवाइजो एडेड है जिसमें लिखा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर को किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से कोई भी काम करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फूड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसका क्रेडिट उसे मिलेगा। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है इसमें कि as per ESI Act, as per section 38 of ESI Act also, every establishment has to provide the health insurance facility to its employees. So if it is mandatorily required by law, which is ESI Act, so section 17(5)(b) overrides this thing, gets overrided। और उस केस में अगर आप अपने एम्प्लॉइज को हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज देते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। और रिसेंट एमएचए का एक एसओपी भी आया था, डिजास्टर रिकवरी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें भी उन्होंने बोला था कि सभी एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने एम्प्लॉइज को, वर्कमैन को इंश्योरेंस दिलवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाना पड़ेगा। उसके अंतर्गत भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या रिन्यू करवाया है, आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है
सर एक मेरे ही क्लाइंट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने उसको आंसर कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक जब तक दो डॉक्टर से कोई आदमी पूछ के तसल्ली ना कर ले ना, तब तक उसको मजा नहीं आता है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो एक कंसल्टेंट है, मिस्टर जोशी उनका नाम है, और वो आउटसाइड इंडिया कंसल्टिंग प्रोवाइड करते थे। हुआ क्या कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था मार्च में खत्म हो गया। मार्च में खत्म होते ही 1 अप्रैल को हमने कैंसिलेशन डाल दिया। कैंसिलेशन डालने के बाद पिछले वीक क्या हुआ कि उनका रिस्टोर हो गया एग्रीमेंट फिर से। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ना तो मेरे पास आपके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि कैंसिलेशन में गया है, कोविड की वजह से वो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, और अब नया हम अप्लाई करना भी चाहे तो कर सकते हैं। इस केस में सर क्या करना चाहिए उनको? जब बिल रेज करें तो क्या वो जीएसटी नंबर लिखे या ना लिखे? दूसरा, उनके पास एलयूटी नहीं है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में वो कवर होंगे या नहीं होंगे सर? देखिए सर, जहां तक पहले सवाल की बात है कि अगर आपने सुओ मोटो अंडर सेक्शन 29 कैंसिलेशन अप्लाई किया है तो आप उसको रिवर्ट बैक रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, वो कैंसिलेशन होगा, ठीक है जी। ओके, अब आपके पास रेमेडी क्या है कानून के अंतर्गत? वो ये है कि आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले लें। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप अभी नहीं ले रहे हैं, आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करना चाहते हैं विच इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई के अंतर्गत आपको या तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स करना है या विदाउट पेमेंट करना है। विदाउट पेमेंट अगर करना है तो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेना है, जैसा कि आपने जिक्र किया। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है फ्रेश, तो आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं ले सकते। अभी फिलहाल 2021 के लिए एक प्रोविजन है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एलयूटी आप अभी नहीं ले पा रहे तो आप 30 जून तक एलयूटी ले सकते हैं। आप अभी नोटिस कर दें, रजिस्ट्रेशन लें और एलयूटी 30 जून तक भी अगर आप ले लेंगे तो इवन पोस्ट इप्सो फैक्टो अगर आपका मतलब इवेंट होने के बाद भी आप एलयूटी ले लेते हैं तो सर्कुलर जो है वो 2018 का एक सर्कुलर जिसमें उन्होंने कहा है कि इवन नवंबर 2019 में भी इस बात को उन्होंने रिपीट किया एक सर्कुलर के माध्यम से कि डिपार्टमेंट इस बात को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपकी जीरो रेटेड जो कंसेशनल सप्लाई है उसका स्टेटस आपको मिलेगा। अब पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया, आप रजिस्ट्रेशन फ्रेश लेना पड़ेगा। दूसरे सवाल का ये जवाब है, आप रजिस्ट्रेशन लिए बिना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दें। 30 जून तक आपको जो है एलयूटी लेना है, आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन ले लें और 30 जून तक एलयूटी ले लें। इवन इफ आप 30 जून तक नहीं ले पाते, उसके बाद भी अगर आप एलयूटी ले लेते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो भी आपकी जीरो रेटेड कैटेगरी को कंसेशन को विड्रॉ नहीं किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं सर। आजकल जो कोविड की वजह से हर ऑफिस में एमएचए का, जैसा आपने सर्कुलर का ब्यौरा बताया, उसके अकॉर्डिंगली अब आपको मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ ऑफिस में यूज करना है। तो सर क्या इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करेगी, क्या उसे क्रेडिट मिल पाएगी? सर देखिए, क्या है कि यहाँ पर एक समस्या है, वही ब्लॉक क्रेडिट का ही क्वेश्चन है अगेन से। ये सेक्शन 17(5) के क्लॉज जी में ये वाला एच में ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि अगर आप कोई गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि दिस इज अगेन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड विदाउट दिस मास्क, sanitizer or other security measures, you cannot do business. So if you cannot do business at all, so there are judgments of the apex court also, of various CSTATs also, tribunals also, जहां पर अगर आपको बिजनेस करने में कोई चीज फैसिलिटेट कर रही है तो क्रेडिट उसका अलाउ होना चाहिए। तो टू माय माइंड कोई ना कोई इसके ऊपर केस होगा, लेकिन अभी फिलहाल अगर मुझे मौका मिला अगर कभी किसी ट्राइब्यूनल में जाकर इसको प्रूव करने का, तो शायद मैं भी विद द गॉड्स ग्रेस ये प्रूव कर सकता हूं कि इसके क्रेडिट के बिना बिजनेस ही बंद हो जाते। इस पेंडेमिक के दौरान अगर ये सब नहीं ध्यान प्रिकॉशंस नहीं ली जाएंगी तो बिजनेस कैसे करूंगा? और अगर बिजनेस नहीं करूंगा और अगर बिजनेस करने में ये इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे बिजनेस को ही बंद कर सकता है, तो उसका क्रेडिट मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? ओके, तो क्रेडिट मिलेगा। तो ये आपके हिसाब से सर मिलना चाहिए, और मुझे भी यही लगता है कि मिलना चाहिए क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे ये भी एक चीज ठीक है। सर लास्ट डेट ऑफ जीएसटी रिटर्न, इसको भी लेके बड़ी कंफ्यूजन है उनको। उनका कहना है कि सर इसको लेके हर का अपना अपना कुछ ना कुछ, और आजकल व्हाट्सएप से वो बहुत परेशान है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप पे इतनी अलग अलग इंफॉर्मेशन आती है
कि पता नहीं चलता कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उनका कहना सर जीएसटी रिटर्न का डेट अगर एक बार आप क्लियर करें तो जैसे आप हमेशा कहते हो ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ाई लिखाई होती है आजकल, जी तो सर। वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, पढ़ाती कम है, कंफ्यूज ज्यादा करती है। जी देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय पेंडेमिक के दौरान अभी भी पार्शली अनलॉक 1 हुआ है और अभी भी पार्शली लॉकडाउन है, काफी चीजें बंद हैं, सब बहुत सारे बिजनेसेस बंद हैं और बिजनेसेस बंद हैं तो वो अपनी रिटर्न्स भी टाइमली कंप्लायंसेस भी नहीं कर पा रहे। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए 23 मार्च 2019-20 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारी डेट्स को एक्सटेंड किया था। तो मैं फटाफट आपको क्विकली रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि वो डेट्स का क्या ताना बाना है पूरा। बेसिकली 2 रिटर्नें हमारी जाती है, एक जीएसटीआर 3B और एक जीएसटीआर 1। आउटवर्ड सप्लाईज की जो स्टेटमेंट है वो जीएसटीआर 1 है जी, और जो हमारी टोटल ओवरऑल सेल परचेज और टैक्स की डिटेल जाती है वो 3B में जाती है जी। 1 की डिटेल 1 जो है वो क्वार्टरली भी होता है, 1.5 करोड़ से नीचे अगर होगा तो क्वार्टरली होगा, 1.5 करोड़ से ऊपर होगा तो मंथली होगा। 3B कंपल्सरीली मंथली ही फाइल करना होता है और 3B की जो लास्ट डेट है वो अगले महीने की 20 तारीख होती है नॉर्मली, जो रूटीन में अभी तक हम 35 महीने में देखते आ रहे हैं। आज 35 महीने और 2 दिन हो गए इस पूरे कानून को। हम तैयारी कर रहे हैं इसकी सालगिरह मनाने के लिए, 1 जुलाई 2020 को इसकी 3री वर्षगांठ। तो हालांकि हिमांशु जी मैं आपको बताऊं, मैं तो दिन दिन गिनता हूँ, एक एक दिन गिनता हूँ इस कानून में, एक एक दिन कैसे बीत रहा है, क्योंकि मेरे पास तो एक एक दिन का ब्यौरा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न की डेट है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की रिटर्न की लास्ट डेट जो है 3B की, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसकी लास्ट डेट है 24 जून, ठीक है, बिना लेट फी के 24 जून 2020। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीने वो हो सकता है कि टाइम पीरियड और बढ़े, जून की रिटर्न भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मई तक की स्थिति है। 24 जून तक अगर आपकी 5 करोड़ रुपए की लिमिट टर्नओवर है, 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है सॉरी, तो आपको 24 जून तक फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की रिटर्न फाइल करनी है। आप पर कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई फी जो सेक्शन 47 की 200 रुपए प्रतिदिन की फी है नहीं लगेगी। इंटरेस्ट जो है वो आपको 9% लगेगा। उसमें भी एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर आपकी अप्रैल की रिटर्न की ड्यू डेट 20 मई है तो अगर 20 मई के 15 दिन मतलब 5 जून तक या 4 जून तक आप रिटर्न फाइल कर देते हैं अप्रैल की, तो आप पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप फाइल करते हैं 24 जून तक तो आप पर 9% ब्याज लगेगा और 24 जून के बाद फाइल करते हैं तो पूरी की पूरी फी लगेगी और ब्याज पूरा का पूरा 18% लगेगा। ये तो 5 करोड़ से ऊपर वालों की बात और 3B की। 5 करोड़ से नीचे वाले जितने भी हैं उसमें 2 कैटेगरी हैं, अप टू 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच। उनके लिए भी सेम फैसिलिटी है, ब्याज लेकिन उन पर कोई नहीं लगेगा। आप 30 जून तक, आपके 29 जून तक का टू बी प्रिसाइज उनके पास टाइम है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की रिटर्न फाइल करने का। इस समय तक आप कोई ब्याज, कोई लेट फी, 29 जून तक आप मई तक की रिटर्न, मई की रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई ब्याज 1.5 करोड़ तक, 1.5 से 5 करोड़ सबके लिए कोई ब्याज आपको नहीं देना, कोई लेट फी नहीं देनी। लेकिन उसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो कोई भी, तो आपको 18% ब्याज भी देना है अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी पे और पूरी की पूरी सेक्शन 47 के अनुसार 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेट फी दे। ओके, आई होप सो कि आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया। और जो भी हमारे व्यूअर हैं, अगर डेट को लेके कोई कंफ्यूजन होगी तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि रहनी चाहिए। सर अगला क्वेश्चन है रिफंड से लेके, इफ रिटर्न फाइलिंग डेट, रिफंड की बात कर रहे हैं कि अगर किसी इस लॉकडाउन की वजह से अगर फेल कर जाता हूं, किसी रीजन से फाइल नहीं करता हूं, तो सर क्या होगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या है कि अगर 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आपका कोई भी टाइम पीरियड फॉल होता है कंप्लायंस करने का, कोई एक्टिविटी करने का एज पर द सीजीएसटी एक्ट 2017, दैट ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑन 30th जून। दैट ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑन 30th जून। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रिफंड फाइलिंग एप्लीकेशन की डेट 20 मार्च, ड्यू डेट, रेलेवेंट डेट
जो कि फाइनल डेट, लास्ट डेट भी कह सकते हैं जिसे, 20 मार्च से 29 जून के बीच में फॉल करती है, तो वो ऑटोमेटिकली 30 जून पर शिफ्ट हो जाएगी। आप 30 जून तक आप अपना रिफंड फाइल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर पोर्टल हो सकता है, देखिए कानून बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमारा पोर्टल हमारा बड़ा भाई है, पोर्टल जो चाहता है वो कर देता है, कानून हो या ना हो वो भी कर देता है, जो कानून हो वो भी नहीं करता है, तो पोर्टल कुछ भी कर सकता है। लेकिन कानून ये है कि आप अगर 20 मार्च से 29 जून के बीच में आपका कोई भी डेट फॉल होता है, तो 30 जून ऑटोमेटिकली आप उसको कर सकते हो, रिफंड फाइलिंग करना आपके लिए कोई समस्या नहीं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है कि उनका कहना है कि वो कंपोजिशन स्कीम यूज करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे ऑप्ट करें वो? देखिए सर, कंपोजिशन हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको फ्रेश डिसाइड करना होता है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर डीलर बने या कंपोजिशन सप्लायर, रेगुलर सप्लायर बने या कंपोजिशन सप्लायर। आप हर फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले 31 मार्च तक आप पोर्टल पर जाकर अपना जो CMP 04 है और वो फाइल आप कर दीजिए, और आप बता दीजिए डिपार्टमेंट को, पोर्टल को, कि मैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो कंपोजिशन सप्लायर बनना चाहता हूं। अब आपने अगर 31 मार्च क्योंकि लॉकडाउन था आप नहीं कर पाए, तो उसकी डेट जो है वो 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। आप अगर चाहें, आज अगर आप कंपोजिशन सप्लायर बनना चाहें तो 31 जुलाई तक भी अगर आप अपने पोर्टल पे इंटीमेट कर दें अपने लॉगिन में आईडी में जाकर, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड को लेकर बहुत तरह की परेशानी लोगों की भी है। उनका कहना है कि उनका पेमेंट ड्यू था बट वो पे नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन। अब उनको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने आपसे कहा कि 20 जून और 20 मार्च से 29 जून के पीरियड के बीच में अगर आपने कोई भी काम करना था और आप नहीं कर पा रहे, 30 जून तक कर लो। तो अगर आप एलिजिबिलिटी अप्लाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आज कर लो, आज भी नहीं करना, 15 दिन बाद कर लो, 30 जून से पहले या 30 जून को कर लेना। वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वैलिड एलिजिबिलिटी है। अच्छा, जो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेम एक तरह से कह सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है, केवल उसके थोड़े से कहने का जो लहजा था वो चेंज था सर। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, आई कुड नॉट फाइल ट्रांस 1 फॉर वेबसाइट क्रेडिट, व्हाट टू डू? अब ये बड़ा ही टेढ़ा सवाल है। वैसे तो आपके सारे सवाल बड़े टेढ़े होते हैं सर। तेरे भी होंगे तो सर तेरे भी होंगे तो कोई पैसे नहीं मिलने वाले। आपके व्यूअर बड़े इंटेलिजेंट। तो अब सिचुएशन ये है दोस्तों कि जो ट्रांजिशनल क्रेडिट 1 जुलाई 2017 को हमारा अर्स्टवाइल रिजीम से कैरी हो रहा था, उसको हमें फैसिलिटी दी गई ट्रैन 1 फाइल करके 27 दिसंबर 2017 तक फाइल करने की। लेकिन अगर हम वो भी नहीं कर पाए, तो शुरू में वेरियस हाई कोर्ट्स ने हमें ये रिलीफ दिया था कि जिन टैक्स पेयर्स ने वो ट्रैन 1 बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस फाइल नहीं किया है, उन टैक्स पेयर्स को ट्रैन 1 फाइल करने की फैसिलिटी दी जाए। लेकिन सिद्धार्थ एंटरप्राइजेस का एक जजमेंट आया गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भले ही टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हो या किसी और कारण से आप फाइल नहीं कर पाए, आपने फाइल कर दिया, आप रिवाइज करना चाहते हो, गलत क्लेम फाइल कर लिया, तो भी आपको फाइल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसी केस को फॉलो किया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, एडफर्ड टेक्नोलॉजीज का जजमेंट था, उसी केस को फॉलो किया, सिद्धार्थ एंटरप्राइजेस के जजमेंट को फॉलो किया दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिश ऑटोमोटिव के जजमेंट में। रिसेंटली 23 मई 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट का एक ब्रांड इक्विटी का जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर आप अपना ट्रैन 1 का क्रेडिट फाइल नहीं कर पाए तो 30 जून 2020 तक फाइल कर दीजिए। 3 साल का समय लिया, 1 जुलाई अपॉइंटेड डे से 30 जून 3 साल हो जाते हैं 2017 को और 2020 को। तो आपको अभी भी 30 जून तक का समय है। जो व्यक्ति अपना ट्रैन 1 क्रेडिट फाइल नहीं कर पाए, गलत फाइल कर दिया, उसको रिवाइज करना चाहते हैं, अपने जुरिसडिक्शन ऑफिसर को संपर्क करें, चिट्ठी लिखें, केवल लिखें, मिले नहीं, क्योंकि अभी मिलना संभव नहीं होगा। तो ये जो है आपका अभी ट्रैन 1 का प्रेजेंट पोजीशन है। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं होता है तो दोस्तों आखिरी में
आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है रिट फाइल करने की, आप उसके दौरान रिट फाइल करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर किसी अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे वकील के साथ जाएंगे तो आपको क्रेडिट का बेनिफिट जरूर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है सर कि आई सोल्ड सम कैपिटल गुड्स अदर देन कार, व्हाट द टैक्स ट्रीटमेंट? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है जी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको कैपिटलाइज किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब कैपिटल गुड्स अगर आपने बेचे हैं, मैं दोनों पोजीशंस को कवर कर लेता हूं फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, कि कैपिटल गुड्स, यूज्ड कैपिटल गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मोटर व्हीकल या अदर देन मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में नोटिफिकेशन 8/2018 जनवरी 2018 की नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने रेट 12% या 18% दिया। 12% या 18% डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ मोटर व्हीकल, क्यूबिक कैपेसिटी एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द मोटर व्हीकल। वैल्यू जो है, जिस वैल्यू पर टैक्स लगेगा, वो वैल्यू डिटरमाइन होती है डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड द परचेज प्राइस, डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड द बुक वैल्यू एंड द डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर आपकी डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है और आपने 1.25 लाख रुपए में उसको बेच दिया, तो 25,000 रुपए के ऊपर आपको 12% या 18%, अगर वैगनआर बेची तो 12 और अगर मर्सिडीज बेची तो 18। मैंने एग्जांपल ले लिया है जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। ये तो मोटर व्हीकल के ऊपर रेट ऑफ टैक्स की कहानी है, किस तरह से डिटरमाइन होगा। अदर देन मोटर व्हीकल में आप अगर कैपिटल गुड्स बेचते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि क्या आपने आईटीसी अवेल किया था या नहीं किया। मान लीजिए आपने कहा कि जी मैंने आईटीसी कैपिटल गुड्स का अवेल किया था, फिर आपने ये चेक करना है कि क्या आपने कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन बेचा है विदाउट कंसिडरेशन। पहले सिचुएशन को ले लेते हैं, विद आईटीसी विद कंसिडरेशन। मेरा जवाब है टैक्सेबल है, कैपिटल गुड्स बेचने पे टैक्स लगेगा, रेट लगेगा नोटिफिकेशन 1/2017 में, जिस हिसाब से वो नॉर्मल गुड्स बिकते उसी रेट पर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स जो कि यूज्ड गुड्स हैं उस पर रेट लगेगा। अदर देन मोटर व्हीकल बात कर रहा हूं दोस्तों। ओके। दूसरा सिनेरियो हो सकता है आईटीसी अवेल्ड है लेकिन विदाउट कंसिडरेशन है, स्टिल मैं कहूंगा आईटीसी अवेल्ड है, विदाउट कंसिडरेशन है, टैक्सेबल है, 1/17 के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स लगेगा। दूसरी सिचुएशन आती है आईटीसी नहीं अवेल्ड है लेकिन विद कंसिडरेशन। अगर आईटीसी अवेल्ड नहीं है, विद कंसिडरेशन है, टैक्सेबल है, सप्लाई है, 1/17 के हिसाब से टैक्स लगेगा। आईटीसी अवेल्ड नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन ऐसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया उठाकर, कबाड़ी वाले को बोला ऐसे ही ले जा, नो आईटीसी अवेल्ड, नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई, नो टैक्स। तो मैंने आपको दोनों सेगमेंट में बता दिया फटाफट, जो मैं जितना बता सकता था यहाँ पर। अगर आपको कोई और इसमें सवाल है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में डालकर। सर उसी में फर्दर क्वेश्चन आ गया सर। उनका कहना है कि सर 2 कंडीशन हो सकता है जब मैं कार खरीदता हूँ, या तो मैं एक प्राइवेट कंपनी चला रहा हूँ, दूसरा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर हूँ। दोनों कंडीशन में क्या चेंजेस आ जाएगी, क्या दोनों में मुझे आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? ये फर्दर क्वेश्चन है उनका। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं, जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं और मैंने एक गाड़ी खरीदी और उसको बेच दी। गाड़ी खरीदने पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन बेचने पर उसको टैक्स। सर अभी वो कह रहे हैं कि मैंने परचेज किया, उसका भी ट्रीटमेंट मुझे पहले बताइए। मैंने अभी परचेज किया, सेल किया। सही है, अच्छी बात है। गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीदने के बाद अगर तो सिटिंग कैपेसिटी उस कार की 13 से ज्यादा है जी, तो आपको क्रेडिट मिलेगा। आप हिमांशु जी, आप BMW चलाते हैं, BMW आप मत लीजिए, आप टेम्पो ट्रेवलर लीजिए। अगर आप टेम्पो ट्रेवलर लेंगे, 13 से ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। भले ही आप सीए फर्म के लिए यूज करें, टैक्स फॉर वेल्थ के लिए यूज करें, आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई, मैं तो अपने स्टेटस के हिसाब से BMW चलाऊंगा, तो भाई साहब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं उन भाई साहब का जो कहते हैं कि जी मैं उस BMW को किराए पर दूंगा। तो अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है और कैरिंग पैसेंजर्स तो क्रेडिट मिलेगा। चाहे वो BMW खरीदी, वैगनआर खरीदी, ऑल्टो खरीदी, कोई भी गाड़ी खरीदी, 2 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, 3 व्हीलर खरीदा, कुछ भी खरीदा, बसेस, पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, बसेस खरीदी, क्रेडिट मिले।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर कोई आपने व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल खरीदा, क्रेडिट। आपने एक इको खरीद लिया अपने फैक्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। सर एक और उसी पे आ गया सर, एक क्वेश्चन आ गया। उनका कहना है, राजेश जी हैं, उनका कहना है कि मैंने अपनी कंपनी में फॉर्च्यूनर खरीदा और उसका क्रेडिट क्लेम कर चुका हूं पिछले साल में, तो सर क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए सर, अब वो क्रेडिट तो आपको अलाउड नहीं था, लेकिन पिछले साल मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी 2019 से अगर पहले आपने क्रेडिट लिया होगा तो फिर भी शायद हम में से कोई आपको बचा जाएगा, क्योंकि वहां क्लैरिटी नहीं थी। ओके। लेकिन 1 फरवरी 2019 के बाद क्लैरिटी बिल्कुल आ गई, उसके बाद तो नहीं बचा पाएंगे सर, आपको बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद तो फिर कोई और ही परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, क्रेडिट रिवर्स भी होगा और ब्याज भी लगेगा, 18% ब्याज लगेगा आपके। ओके, फॉर्च्यूनर है सर तो 18% के कैटेगरी में होगा ये तो? नहीं सर, आप फॉर्च्यूनर जो है उसके ऊपर 40% रेट ऑफ टैक्स होगा सर। आपने अगर 25 लाख, वैसे तो फॉर्च्यूनर 40 लाख रुपए की गाड़ी आती है जी, तो 40 लाख रुपए पे आप समझ लीजिए कि 40% टैक्स होगा उसको। महंगा सौदा है फिर तो, अगर भगवान ना करे आपको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने क्रेडिट लिया वो निकल गया हो, वो हाथी की पूंछ अगर निकल गई तो निकल गई, नहीं तो फंस गई तो फंस गई। सर अगला क्वेश्चन है, इफ ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज गिवन ऑन द रेंट टू अ कंपनी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ओनली, वुड आई गेट द एग्जेम्पशन और नॉट? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एग्जेम्पशंस में एक एंट्री है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जी। हिमांशु जी हमारे बड़े पैसे वाले आदमी हैं। हिमांशु जी के पास एक प्रॉपर्टी है, ये गाजियाबाद रहते हैं, नोएडा इनके पास प्रॉपर्टी है। नोएडा इन्होंने बहुत बड़ा एक बंगलो बना रखा है और उसको किराए पर देना है, दिया हुआ ऑलरेडी। मैं इनके पास पहुंचा, मैंने कहा जी मैं XYZ लिमिटेड हूँ, मैं आपसे किराए पर ले लेता हूँ, मेरे डायरेक्टर साहब के रहने के लिए किराए पर लेना है मुझे जी। तो अब ये किराए पर दे रहे हैं मुझे, मेरी कंपनी को, XYZ लिमिटेड को, डायरेक्टर साहब के रहने के लिए। जब ये डायरेक्टर साहब के रहने के लिए दे रहे हैं तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। अब कई बार ये लोग डाउट कर जाते हैं, देखिए जी ये तो XYZ लिमिटेड को दिया है, वो तो कमर्शियल यूज कर रहा है उसका। नहीं, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज क्या हो रहा है? रेजिडेंस के लिए हो रहा है। उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज क्या हो रहा है? रेजिडेंस के लिए हो रहा है। तो अब गेस्ट हाउस बना दिया। मान लीजिए मैंने अपने डायरेक्टर साहब को नहीं रखा, डायरेक्टर साहब रहे 2 साल, जापान से आए थे, चले गए, फिर मैंने उसको गेस्ट हाउस कन्वर्ट कर दिया। हिमांशु जी की प्रॉपर्टी इतनी बढ़िया थी, रीजनेबल प्राइस पे दे रखी थी, मैंने रखी। मैंने कहा जी उसको गेस्ट हाउस ट्रीट बना देते हैं। अब गेस्ट हाउस जो है मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए लेता हूँ, जो हमारे दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं, इंटरनेशनली लोग आते हैं, उनके लिए लेता हूँ, वो यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं? वो भी रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, उसके केस में भी एग्जेम्पशन मिलेगा। जो हिमांशु जी मुझे जीएसटी बिल देंगे, मान लीजिए हिमांशु जी ने 10 लाख रुपए महीने का बिल दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे हिमांशु जी। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी इन्होंने मुझे दी और मैंने वहां पर पेइंग गेस्ट खोल दिया, बच्चों के रहने का इंतजाम कर दिया, और पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे जो पढ़ने आते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में वहां पर और दूसरे कॉलेजेस में वहां पर, उनके लिए मैंने वो कमर्शियल एक्टिविटी कर दी, तो देन इन दैट केस उसका यूसेज कमर्शियल, हालांकि वो भी रह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे रेंट कलेक्ट करता हूं, पैसे लेता हूं रेंटिंग के, तो वो कमर्शियल यूसेज हो गया। तो हिमांशु जी की जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी, मुझे वो हो जाएगी टैक्सेबल। ओके, आई होप सो कि इसमें काफी आपने क्लियरिटी दे दी, लोगों को समझ में भी बहुत साफ साफ आ गए होंगे। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30 मिनट हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई? सारी चीजें आ गई सर, मुझे लग रहा है। ये भाई साहब कौन आपका, मतलब ऐसे ये कहीं आपकी टीम ने तो नहीं बनाया हुआ ये? मतलब नहीं सर, हमारी टीम ने नहीं बनाया हुआ है। आपकी टीम भी बहुत रिसर्च वाली टीम है, मुझे पता है, अंदर वाली जो है आपकी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, 3 सप्लाई मैंने पूछ ली है साहब। तीनों ही है, तीनों, और तो कुछ बचा नहीं सर। हाँ, अब एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है उसकी परिभाषा हमारे पास जीएसटी में दी हुई है जी। चलिए मैं थोड़ा सा और स्पाइस ऐड कर देता हूं। मैं एग्रीगेट
टर्नओवर पहले समझा देता हूं, फिर तीनों को लिंक कर देता हूं और बेहतर क्लैरिटी सबके लिए आ जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा सीजीएसटी एक्ट में दी गई है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होता है? टैक्सेबल सप्लाई शामिल होती है जी, जीरो रेटेड सप्लाई शामिल होती है जी, एक्सेप्टेड सप्लाई शामिल होती है और इंटरस्टेट सप्लाई मेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑन अ पैन, ये सब जोड़ में तो हो जाती है एग्रीगेट टर्नओवर। कौन कौन सी? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई मेड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। टैक्सेबल सप्लाई तो अपने आप में टैक्सेबल सप्लाई है जिसके ऊपर टैक्स लगता है 1/17 और 11/17 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद आती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का सवाल भी पूछा गया है हमारे मित्र ने। जीरो रेटेड सप्लाई वो सप्लाई है दोस्तों जो सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अनुसार एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं और उसको जीरो रेट का स्टेटस दिया गया है। जीरो रेट एक्चुअली टैक्सेबल सप्लाई है बट टैक्सेबल एट जीरो रेट। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई बट टैक्सेबल एट जीरो रेट। सो इट मींस एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा टैक्सेबल सप्लाई हो गई, जीरो रेटेड सप्लाई होगी। उसके बाद आती है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई की परिभाषा भी दी गई है हमारे पास। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में दो सप्लाईज इंक्लूड होती है। एक होती है वो जो कि सेक्शन 11 के अनुसार होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। वो कौन सी सप्लाई है? सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अनुसार वो सप्लाई है जिसको नोटिफाई किया गया बाय द जीएसटी काउंसिल और बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वो दो नोटिफिकेशन सेक्शन 11 में है, 2/17 गुड्स के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन और 12/17 सर्विसेज के लिए एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो ये दो नोटिफिकेशंस जो हैं वो 11 में निकली हैं। तो वो जितनी भी सप्लाई वहां 2/17 और 12/17 में लिस्ट आउट है वो सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। एग्जेम्प्ट सप्लाई का पहला हिस्सा। दूसरा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई में दो सप्लाई जुड़ती हैं जो कि सेक्शन 11 की सप्लाई है और दूसरी सप्लाई है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब आप समझिए हिमांशु जी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है, इसकी परिभाषा भी दी गई है कानून में। नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, जिसके ऊपर इस कानून में टैक्स लगता ही नहीं है। और वो है दो तरीके की सप्लाईज, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाईज और दूसरा अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई। इसका मतलब अब आप ध्यान से सुनिए सारे। एग्जेम्प्ट सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगता वो एग्जेम्प्ट सप्लाई का हिस्सा है। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है। अगर मैं पेट्रोल पंप हूं, पेट्रोल बेचता हूं, उस पर जीएसटी नहीं लगता लेकिन वो एग्जेम्प्ट सप्लाई का हिस्सा है और एग्जेम्प्ट सप्लाई मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है। अगर मेरी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा या मेरी 40 लाख रुपए से ज्यादा पेट्रोल की सप्लाई है तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा है। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो मुझे ऑडिट भी कराना है उस पेट्रोल पंप का, भले ही उस पर जीएसटी लगता है या नहीं लगता है। चौथी सप्लाई interstate supply made between distinct persons on computed on all India basis। distinct person कौन होते हैं? मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरी फर्म दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है, नोएडा में भी है, गुरुग्राम में भी है और जयपुर में भी है। तो 4 स्टेट में रजिस्टर्ड है। इन चारों स्टेट में पैन एक ही है जो मेरी फर्म का पैन है, लेकिन इन चारों को आपस में कहा जाता है, इन चारों के जीएसटीआईएन अलग होंगे, इन चारों को आपस में कहा जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर ये आपस में भी कोई इंटरस्टेट मूवमेंट करते हैं, मतलब दिल्ली से हरियाणा कोई गुड्स जा रहे हैं या जयपुर से दिल्ली कोई गुड्स या सर्विसेज आ रही हैं, तो वो भी सप्लाई मेरी एग्रीगेट सप्लाई का हिस्सा बनेगी। भले ही मेरे प्रॉफिट लॉस में वो सप्लाई मेरे प्रॉफिट लॉस में नजर नहीं आती, वो नॉक ऑफ हो जाती है। एक तरफ से मेरे परचेज में आती है, एक तरफ से मेरे सेल में आती है, वो नॉक ऑफ करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देता हूं। लेकिन जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर में वो सप्लाई भी जुड़ेगी और उसकी वजह से मेरी थ्रेशोल्ड डिटरमाइन होगी। उसी की तरीके से मेरी एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ऑडिट डिटरमाइन होगी। हो सकता है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ
1,90,00,000 रुपया ही टर्नओवर और आप कहें कि 2 करोड़ नहीं है तो मेरा ऑडिट नहीं होगा, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन जोड़ी जाए तो वो 2.5 करोड़ हो जाए और आपका ऑडिट कंपल्सरीली बनता हो। तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है सर, आज हमने इतना ही क्वेश्चन लिया, कुछ और क्वेश्चन थे लेकिन उसको हमने अगले वीक के लिए डेफर कर लिया है क्योंकि 30 मिनट ही हम करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना सर, वो एक डिकोरम नहीं बन पाता, फिर क्वेश्चन आते रहेंगे, हम करते रहेंगे, वो फिर चीजें नहीं हो पाती हैं। तो हमने अपने व्यूअर्स को एक चीज बता दी कि अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो राजेंद्र अरोड़ा जी से आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसी परेशानी है जिसकी सॉल्यूशन की जरूरत है तो आप डायरेक्ट राजेंद्र अरोड़ा की को भी आप मैसेज कर सकते हैं, उनसे कंसल्टिंग ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर किसी और तरह की आपकी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और हर वीक सेम टाइम सेम प्लेस आपको राजेंद्र अरोड़ा सर होंगे जो कि आपकी जीएसटी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे जितनी हो सकता है। अब ऐसी प्रॉब्लम की आप उम्मीद नहीं कर सकते जो कि टेक्निकली हम ऑनलाइन नहीं दे सकते या नहीं बता सकते, उसके लिए तो आपको सर के पास जाके कहते हैं ना कि उनको शरणागत लेना पड़ेगा, और सर को शरणागत जब लेते हैं तो आपको दक्षिणा भी देना पड़ता है। तो अगर उस तरह की कोई जरूरत है तो आप सर से भी मिल सकते हैं, दिल्ली में सर अवेलेबल है। अगर आपको उनका कोई कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए तो आप अगर गूगल पे जाए लिखे तो ऑलरेडी मिल जाएगा। इवन अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो जीएसटी की राह में सर का अपना एक चैनल भी है, वहां पे भी आप जाके कनेक्ट हो सकते हैं। इवन आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की आपको जरूरत है सर की तो हम सर से डायरेक्ट कनेक्ट भी कर देंगे। सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीक सेम टाइम पे हम आपके क्वेश्चंस के साथ फिर से लाइव होंगे। और जीएसटी में हम कह सकते हैं सर ये शायद इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां जीएसटी पे लाइव क्वेश्चन आंसर लिए जा रहे हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो लेकिन मैंने नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्हें जीएसटी में परेशानी आ रही है या जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी जो जितना कॉम्प्लेक्स है उसको समझ नहीं पा रहे। तो समझने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल बैठा हुआ है जो फ्री में आपको समय दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मिलने भी जाएंगे तो सर अपना चेक तो आपसे ले ही लेंगे, इस तरह से समय नहीं दे पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस ना करें, जरूर लें। और जो भी क्वेश्चन है आप हमें डालें, हम आप उसका रिप्लाई अगले वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे देंगे।